नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस स्टेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था, हम भारत का भूगोल है उसका सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों, भारत के भूगोल में हमने पिछले 4 लेसन के अंतर्गत कंप्लीट जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया होता है उसके बारे में देखा था। फिर दोस्तों, हम कल का जो सेशन था उस सेशन में हमने भारत के जो 5 भौतिक प्रदेश है उस भौतिक प्रदेश में प्रथम जो भौतिक प्रदेश है जिसे दोस्तों उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसका जो फर्स्ट पार्ट था हिमालयन रेंज का, हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। दोस्तों, हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें ट्रांस हिमालय जिसकी 3 श्रेणियां थी, और दोस्तों दूसरा है मुख्य हिमालय। इस मुख्य हिमालय को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, वर्ध हिमालय, उसके बाद में इसकी दूसरी श्रेणी है लघु हिमालय, उसके बाद में दोस्तों इसकी तीसरी श्रेणी है जिसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो मुख्य जो टोटल हिमालय है उसका जो तीसरा भाग है जिसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने कल के लेसन में कंप्लीट ट्रांस हिमालय के बारे में बात की थी, और उसके बाद में ट्रांस हिमालय के जो 3 भाग होते हैं, काराकोरम, उसके बाद में दूसरा होता है लद्दाख और तीसरा होता है जास्कर। इस प्रकार से दोस्तों हमारे हिमालय के जो सबसे ऊपरी या फिर सबसे उत्तरी जो भाग है ट्रांस हिमालय, इस ट्रांस हिमालय की जो 3 श्रेणियां होती है, इन तीनों श्रेणियों के बारे में हमने चर्चा की थी। किस प्रकार से ये 3 श्रेणियां होती है, क्या इनकी ऊंचाई होती है, क्या इनकी औसत एवरेज जो हाइट होती है वो क्या होती है, यहाँ पर पाए जाने वाले हिमनद क्या होते हैं, इन कंप्लीट टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमारे हिमालय की दूसरी श्रृंखला है जिसे हम मुख्य हिमालय के नाम से जानते हैं। तो मुख्य हिमालय और मुख्य हिमालय की जो 3 अलग अलग भाग है दोस्तों, जिसमें पहला आता है वर्ध हिमालय, दूसरा आता है लघु हिमालय और तीसरा आता है शिवालिक श्रेणी, या दोस्तों इसे उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों श्रेणियों के बारे में हम आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक बार दबा के अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए किस प्रकार का आपको ये सेशन लगता है। धैर्य बना के रखिएगा दोस्तों। कंप्लीट हम जो ज्योग्राफी है आपकी 20 से 25 क्लास में मैं आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी है वो सिखा दूंगा। तो दोस्तों, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने अभी बात की थी, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया 5 भौतिक प्रदेश होते हैं, जिसका पहला भौतिक प्रदेश है हिमालयन रेंज है। इसके बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। जो दोस्त हमारी लास्ट क्लास नहीं लिए उनके लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारे जो 5 भौतिक प्रदेश है उसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा आता है दोस्तों ये उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद में तीसरा आता है ये दक्कन प्लेटू, या फिर दोस्तों इसे प्रायद्वीपीय पठारी बाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में चौथा आता है दोस्तों ये तटीय मैदान, उसके बाद में पांचवा जो है दोस्तों ये द्वीपीय मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट जो फिजिकल पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये भी बात कर ली थी, फिजिकल डिवीजन के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था, और उसमें दोस्तों नॉर्थन माउंटेन हिमालयन रेंज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, मेरे वीडियो सेशन की कंप्लीट आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एमिनेंट क्लासेस इस नाम से आप सर्च कर सकते हो। दोस्तों, लिंक आपको इस मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मेरा इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, जहां से आप कंप्लीट जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे जो हिमालयन रेंज है, इसमें हमने बात की थी कि 3 हिमालयन पार्ट है। उत्तर के जो हिमालयन क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा था, ट्रांस हिमालय, उसके बाद में मुख्य हिमालय, उसके बाद में इसकी तीसरी जो रेंज है जिसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ट्रांस हिमालय जो ये ऊपर वाला भाग है ट्रांस हिमालय, इसकी जो 3 श्रेणियां हैं, ये है काराकोरम, उसके बाद में ये है लद्दाख और ये है जास्कर। इन तीनों श्रेणियों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। क्या इनकी औसत ऊंचाई है, यहाँ पर कौन कौन सा पठार है, राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। अब इसी सीरीज को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए हम आगे की कड़ी को जारी रखते हुए आज मुख्य हिमालय और मुख्य हिमालय के पार्ट्स के बारे में, डिवीजन के बारे में चर्चा करते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए दोस्तों, ये जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, मेरी डेली क्लास अनअकैडमी पर होती है। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो सेशन को। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुख्य हिमालय के बारे में हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मुख्य हिमालय है, उस मुख्य हिमालय को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुख्य हिमालय की बात करते हैं तो सबसे पहले मुख्य हिमालय की बात ये होती है कि मुख्य हिमालय का जो वास्तविक रूप से निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है और किस श्रेणी को मुख्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैप के जरिए आप बड़े अच्छे से चीजों को समझ सकते हो। ये जो ऊपर वाला श्रेणी है दोस्तों, ये जो ऊपर वाली रेंज है, इसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों हमारे जम्मू कश्मीर और यहाँ पर जो तिब्बत है, इसमें इसका विस्तार माना जाता है। इसके जस्ट दक्षिण के अंतर्गत जो श्रेणी है, उस श्रेणी को दोस्तों मुख्य हिमालय या फिर मेन हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा भाग। तो दोस्तों पहला भाग है उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो भाग है उसे मुख्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तो सबसे उत्तर में है हमारा ट्रांस हिमालय, उसके जस्ट दक्षिण में हमारा है मुख्य हिमालय। ये पश्चिम में सिंधु घाटी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य विस्तृत है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने कल बात की थी, यहाँ पर हमारा है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के जस्ट नीचे आता है जास्कर श्रेणी। इनके बीच में स्थित है सिंधु घाटी। दोस्तों सिंधु घाटी यहाँ से लेके ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र घाटी है, यहाँ के बीच में जो विस्तृत है, इसे मुख्य हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, मुख्य हिमालय अपने दोनों किनारे में, एक तो हमारा ये किनारा और दूसरा है ये किनारा, इन दोनों किनारों के बीच में सेंटेंसिक बैंड के नाम से या हेयर पिन बैंड के नाम से इसको जाना जाता है। अक्षीय मोड़ के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो मोड़ है वो सम अराउंड, यहाँ पर देखिए इस मैप के जरिए आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जो बालों में जो क्लिप लगाई जाती है हेयर पिन, उस हेयर पिन के समान इसकी जो स्ट्रक्चर है, एक मुड़ा हुआ है अक्षीय जो मुड़ाव है, उस अक्षीय मुड़ाव की वजह से दोस्तों इसे सेंटेक्सियल बेंड के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ से आप समझ सकते हो इसका किस प्रकार से बेंड है। दोस्तों ये जो हमारा यूरेशियन प्लेट है, इस यूरेशियन प्लेट के जो टकराव हुआ था, कल हमने बात की थी, ट्रेसियन जो युग है उस युग में इसका निर्माण हुआ है। लगभग जो हिमालय क्षेत्र है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो कल हमने बात की थी, जैसे ही ये ऊपर में आके यूरेशियन प्लेट से टकराता है, टकराने की वजह से दोस्तों इसमें जो फोल्ड होता है, जो फोल्ड की वजह से ये ऊपर उठ के जिस रेंज का निर्माण करता है उसे हिमालयन रेंज कहा जाता है। और दोस्तों इसका जो विस्तार है, जो हमारे मुख्य हिमालय में इसका विस्तार है, वो कुछ इस प्रकार से विस्तार है जिसे हम दोस्तों हेयर पिन बैंड के समान बताया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देख सकते हो आप, जो हमारा मुख्य हिमालय, इस मुख्य हिमालय को किस किस अन्य 3 श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है, इसके बारे में देखिए दोस्तों। वैसे मुख्य हिमालय है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी के साथ जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर हमारा जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है, वो माउंट एवरेस्ट की चोटी दोस्तों विश्व की सर्वोच्च जो चोटी है, वो दोस्तों इसी जो मुख्य हिमालय, इसी मुख्य हिमालय में स्थित मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैप के जरिए देखिए, ये जो हमारा मुख्य हिमालय है, इसको भी 3 अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। जिसमें पहला आता है हमारा ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, वृहद हिमालय। उसके बाद में दूसरा आता है मध्य हिमालय, जिसे दोस्तों हम लघु हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों तीसरी जो श्रेणी आती है, जिसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और इसी शिवालिक श्रेणी को दोस्तों हम उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, उप हिमालय के नाम से किसको जाना जाता है, शिवालिक श्रेणी को जाना जाता है। अब देखिए यहाँ से सॉरी, ये जो सबसे ऊपर है, इस ऊपर वाली श्रेणी को कहा जाता है ग्रेट हिमालय। उसके बाद में दोस्तों इसके ग्रेट हिमालय के जस्ट नीचे ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बताया जाता है मध्य हिमालय, या फिर दोस्तों इसे लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये तीसरी येलो कलर के अंतर्गत जो आपको दिख रही है, इसे शिवालिक श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर दोस्तों इसे सब हिमालय या फिर उप हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब एक एक करके दोस्तों इनका पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक चीज के बारे में
विस्तृत चर्चा करते हैं किस प्रकार से कौन कौन सी यहाँ पर नदियां हैं, क्या इनकी ऊंचाई है, क्या इनकी चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन कौन से है। फिर यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर के बाद में दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस दर्रे हैं, वो दर्रे कौन कौन से स्थित है। इन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग भाई, जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस सेशन के बारे में बताइए, तभी मजा आएगा। ऐसे ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपको नींद आ रही है, सेशन में एंजॉय नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ पे देखिए जो हमारे 3 श्रेणियों के बारे में जो मैंने बताया था उसके बारे में वापस एक बार मैप के जरिए यहाँ से समझिएगा दोस्तों। ये जो सबसे ऊपर वाला श्रेणी है जिसे मैंने दोस्तों क्या बताया था आपको, वरथ हिमालय के बारे में बताया था या फिर ग्रेट हिमालय के बारे में से बोला जाता है। उसके दोस्तों जस्ट नीचे वाला जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ से देखिए इसे मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी आप समझ सकते हो दोस्तों। उसके बाद में जो तीसरी श्रेणी है, इस तीसरी श्रेणी को दोस्तों क्या बोला जाता है, शिवालिक श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़िया बढ़िया मैप के जरिए आपकी जो ज्योग्राफी है इस प्रकार से क्लियर हो जाएगी। भविष्य में आपको कभी भी ज्योग्राफी के किसी भी दूसरे वीडियो सेशन का या फिर किसी दूसरे बुक का या फिर किसी दूसरे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बोलते हैं दोस्तों वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन, उसकी तरह दोस्तों आपको इसी सेशन में कंप्लीट जो ज्योग्राफी का ज्ञान है वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके यहाँ से सभी जो हमारे पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो श्रेणी है उस श्रेणी का नाम आता है ग्रेट हिमालय, जिसे दोस्तों हम वृहत हिमालय या फिर दोस्तों इसे महान हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे महान हिमालय या फिर वृहत हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ से आप बड़े इजीली ये जो मैप है इस मैप के जरिए यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो हमारा मुख्य हिमालय है इस मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है दोस्तों। यहाँ से हमारा सबसे ऊपर में आता है ट्रांस हिमालय। उस ट्रांस हिमालय के जस्ट दक्षिण में जो स्थित है उसका नाम आता है दोस्तों हमारा मुख्य हिमालय। और मुख्य हिमालय की भी दोस्तों सबसे जो उत्तरी श्रेणी है या फिर जो सबसे उत्तर में स्थित है उसको कहा जाता है ग्रेट हिमालय, वृहत हिमालय या फिर महान हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। अब इस श्रेणी का जो विस्तार है दोस्तों, पश्चिम में हम यहाँ पर बात करें, यहाँ से इसका विस्तार स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से लेके दोस्तों इसका पूर्व में जो विस्तार है यहाँ पर दोस्तों नमचा बरवा नामक स्थान है या फिर पर्वत श्रेणी है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इसके बीच में जो 2400 किलोमीटर, कितना दोस्तों 2400 किलोमीटर, कितना है दोस्तों 2400 किलोमीटर जो विस्तार है, इस विस्तार के अंतर्गत जो लंबाई है, इस लंबाई में जो फैला हुआ है उसे ग्रेट हिमालय या वर्थ हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात करें इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई का मित्रों मतलब होता है जैसे कि ये एक चोटी है, फिर ये दूसरी चोटी है, फिर यहाँ पे दूसरा पीक है, फिर यहाँ पे दूसरा पीक है। इस प्रकार से इन सभी जो चोटियां हैं, जो कॉर्नर है, सबसे जो पीक चोटी है उस चोटी को मिला के इनके अंतर्गत जितनी भी संख्या है उसका भाग दे देते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या आता है, वो एवरेज जो हाइट है वो एवरेज हाइट हमें प्राप्त होती है। और दोस्तों यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, 8,848 मीटर जो ऊंचाई है वो सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट की चोटी है दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा सिक्किम वाला जो क्षेत्र है, सिक्किम वाला बॉर्डर है और नेपाल वाला जो बॉर्डर है वहां पर स्थित ये चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, हमने बात कर ली थी, यही दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। इसके अलावा दोस्तों एक विशेष बात के बारे में यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हमारा यहाँ पर नंगा पर्वत से लेके यहाँ से दोस्तों हम ये जो नमचा बेरवा अरुणाचल प्रदेश का जो स्थान है यहाँ तक जाएंगे तो इस चोटी में दोस्तों एक विशेष बात है, यहाँ पर इसका जो विस्तार है इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा रहती है, जैसे जैसे दोस्तों हम इधर जाते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई घटती जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, वहीं यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है लगभग 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहती है। कितनी रहती है दोस्तों, 150 किलोमीटर। और सबसे अधिक जो चौड़ाई है, तो मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम जाते हैं दोस्तों, हम नंगा पर्वत से
पूर्व की ओर नमचा बेरवा की तरफ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो ग्रेट हिमालय में उसकी जो चौड़ाई है उस चौड़ाई में क्या होती है दोस्तों, कमी आती है या फिर चौड़ाई है वो कम होती जाती है। अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाइएगा, मैप के जरिए आप समझते जाइएगा, मैप बुक साथ में रखिएगा, मैप को ओपन करके देखते जाइएगा कौन सी चीज कहाँ पर है और मैं किस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से जो भी चीजें आपकी बनती है वो सारी की सारी चीजों के बारे में मैंने बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ग्रेट हिमालय, इस ग्रेट हिमालय में लगभग 40 जो चोटियां हैं वो 40 लगभग सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो ऊंची चोटियों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 40 ऐसी चोटियां हैं जिसकी ऊंचाई है वो 7,000 मीटर से अधिक ऊंचाई है। दोस्तों इनके अंतर्गत जो नाम आते हैं माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, तो ये सारी की सारी वो चोटियां हैं दोस्तों जो ग्रेट हिमालयन क्षेत्र में स्थित है। वो इनकी जो ऊंचाई है वो 7,000 मीटर से ऊंची है और लगभग हमारे बीच में दोस्तों इस पर्वतीय क्षेत्र में 40 ऐसी चोटियां हैं जिसकी ऊंचाई 7,000 मीटर से ऊंची मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं हम यहाँ पर ऊंचाई अधिक होने के कारण इसके ऊपरी भाग पर बर्फ से ढका रहता है। दोस्तों मैंने कल भी बात की थी, क्योंकि जिस प्रकार से हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है, और जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो दोस्तों कल भी मैंने बात की थी 3,000 जो मीटर है उस 3,000 मीटर से ऊपर का जो क्षेत्र है वहां पर जो वनस्पति पाई जाती है अल्पाइन वनस्पति के नाम से इसको जाना जाता है। 2,000 मीटर की ऊपर ऊंचाई है वहां पर कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों को क्या बोलते हैं, कोणधारी वृक्ष बोलते हैं। दोस्तों कहने का मतलब जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की जलवायु या फिर जिस प्रकार की दशाएं पाई जाती है वहां की जो वनस्पति या फिर वहां के जो जन्य जीव, वन्य जीव या फिर जंगली जीव जो भी होते हैं वो उसी प्रकार की व्यवस्था के अनुसार ढल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ के ऊपरी क्षेत्र में वर्ष भर क्या पाया जाता है, बर्फ पाया जाता है, बर्फ से ढके रहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इसे हिमाद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री का मतलब होता है बर्फ से ढकी हुई श्रेणियों के नाम से इसको जाना जाता है। फिर विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो यहाँ पर स्थित है, और माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर इसकी हाइट है, वो भी दोस्तों हमारा जो ग्रेट हिमालय, इस ग्रेट हिमालय में स्थित है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप जो हमारे विश्व की ओर बाकी जो ऊंची चोटियां हैं इसके बारे में भी देख सकते हो। यहाँ पर हमारे बीच में आता है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद में कंचनजंगा, उसके बाद में दोस्तों यहाँ की जो भी चोटियां हैं उसके बारे में आप देख सकते हो ये किस देश में स्थित है, और इनकी जो हाइट है उसके बारे में भी आपको बड़े अच्छे से यहाँ पर बताया हुआ है। आपको ये दो चोटियां हैं नंगा पर्वत और दोस्तों यहाँ पर नमचा बरवा, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये इंडिया में स्थित है और ये भी इंडिया में स्थित है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा ग्रेट हिमालय वो ग्रेट हिमालय विस्तृत है। तो याद रखिएगा दोस्तों इन चोटियों के बारे में आप ऊंचाई याद रख सकते हो, और उसके बाद में कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को आप याद रखिएगा 8,848, जो विश्व की हाईएस्ट जो पीक है उस हाईएस्ट पीक का नाम आता है माउंट एवरेस्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला पॉइंट हमारा आता है इस क्षेत्र में पाए जाने वाले हिमनदों के बारे में। दोस्तों जैसा कि हमने कल की क्लास में काराकोरम श्रेणी की बात की थी, तो वहां पर भी मैंने काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आपको अलग अलग हिमनदों के बारे में नाम बताए थे। काराकोरम श्रेणी में कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैप के जरिए मैंने आपको समझाया था कि वहां पर जो हिमनद पाए जाते हैं उस हिमनद का नाम बताया था, किस प्रकार से हिस्पर, सियाचिन, जो दोस्तों हमारे पुनमा, छांगो और जो दूसरे नेमो, जो भी हमारे बीच में हिमनद थे काराकोरम श्रेणी में, उन हिमनदों के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारे मुख्य हिमालय के जो सबसे उत्तरी जो श्रेणी है वृहद हिमालय या फिर मान हिमालय, इसमें कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं उसके बारे में देखिए। गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, पिंडारी और मिलान नामक जो हिमनद पाए जाते हैं वो हिमनद यहाँ पर पाए जाते हैं। मैप के जरिए देखिएगा दोस्तों मैप में इनकी क्या स्थिति है ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है हमारा गंगोत्री, यहाँ पर देखिए मिलान, यहाँ पे देखिए पिंडारी। इस प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हिमनद है वो हिमनद यहाँ पर पाए जाते हैं। ये हिमनद दोस्तों सारे के सारे हिमनद कहाँ पर है, ये हमारे जो मुख्य हिमालय का जो भाग है मुख्य हिमालय का वृहद हिमालय, उस वृहद हिमालय में स्थित ये हिमनद पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से जो हिमनद है वहाँ हिमनद से
गंगोत्री हिमनद से हमारी गंगा नदी का उद्गम होता है। वहीं यमुनोत्री जो हिमनद है, यहाँ से यमुना जो नदी है हमारी, वो यमुना नदी का उद्गम होता है। जब अपवाद अंतर या फिर रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इस पॉइंट के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुख्य दर्रे, यहाँ पर हमारे बीच में कौन कौन से दर्रे, दर्रों के बारे में देखिए दोस्तों, इस मैप के जरिए समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा पर्वत है जो हमारा बर्फीला पर्वत है, इधर भी हमारा बर्फीला पर्वत है। इसके बीच में जो पतला जो संकरा रास्ता, इस संकरे रास्ते को क्या कहा जाता है, लाइट ऑन, इस संकरे रास्ते को क्या कहा जाता है, इस संकरे रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दर्रा बोला जाता है, या फिर इसे पासेस बोला जाता है, या फिर दोस्तों स्थानीय भाषा के अंतर्गत जो हमारे उत्तरी भारत है उसमें ला बोला जाता है, ला। जैसे जोलिपला, लिपुला, ये सारे के सारे जो ला बोला जाता है लास्ट में, ये दोस्तों दर्रे को ही कहा जाता है। चलिए दोस्तों एक एक करके हम दर्रों के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट जो दर्रे हैं। सबसे पहला आता है जोजिला। तो दोस्तों ये जोजिला दर्रा है, वो हमारा भारत का जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, उस श्रीनगर को लेह, लद्दाख का जो स्थान है दोस्तों, इस लद्दाख वाला, वर्तमान में दोस्तों ये लद्दाख जो क्षेत्र है, इस लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया। इस यूनियन टेरिटरी से जोड़ने का जो काम करता है उसे जोजिला दर्रे के नाम से कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों यही जोजिला दर्रा है, ये यहाँ से आप समझ सकते हो ये क्या है, जोजिला दर्रा है। दोस्तों नेशनल हाईवे 1D जो है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये श्रीनगर है, और श्रीनगर को इस प्रकार से जो ये मिलाता है, इस मिलाने वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आप यहाँ से समझ सकते हो दोस्तों। ये जो है यही नेशनल हाईवे 1D है, वो नेशनल हाईवे 1D है जो श्रीनगर को हमारे जो लद्दाख है, उस लद्दाख का जो लेह है वहां से कनेक्ट करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जोजिला के बाद में हमारा दूसरा जो पासेज आता है जिसका नाम आता है दोस्तों बुर्जिला। याद रखिएगा दोस्तों जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। वही हमारा दूसरा दर्रा आता है बुर्जिला, जो दोस्तों हमारा बुर्जिला, बुर्जिला में दोस्तों सबसे पहले क्या शब्द आता है, बे। तो बे का मतलब क्या होता है, बदमाश। तो बदमाशी का जो कार्य है वो दोस्तों कहाँ पर होता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में होता है। ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों। जो जिला है वो कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से, वहीं दोस्तों श्रीनगर को गिलगित से जो कनेक्ट करता है उसे कहा जाता है बुर्जिला पासेज। तो दोस्तों ये जो बुर्जिला पासेज है वो दोस्तों जो घुसपैठीय गतिविधियां हैं, उस घुसपैठीय गतिविधियों के लिए कुख्यात है, या फिर जो जाना जाता है कुख्यात गतिविधियों के लिए इसको जाना जाता है। तो ये हमारा दूसरा जो पासेज है या फिर दूसरा जो दर्रा है जिसे कहा जाता है बुर्जिला पासेज। यहाँ से आप मैप के जरिए बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ से समझ सकते हो दोस्तों। ये जो नेशनल हाईवे, यहाँ से दोस्तों हमारा नेशनल हाईवे 1D है, वो 1D यहाँ से श्रीनगर को कनेक्ट करता है यहाँ पर लेह से। वही दोस्तों हमारा जो ये पासेज है गिलगिट से जो जोड़ता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत जो क्षेत्र है उससे कनेक्ट करता है, वो आता है बुर्जिला पासेज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे वाला जो पासेज है उस पासेज का नाम आता है शिप किला पासेज। ये देखिए शिप किला पासेज में यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उस हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जो कनेक्ट करता है, उस कनेक्ट करने वाले दर्रे को कहा जाता है शिप किला दर्रा। और दोस्तों इसी दर्रे के माध्यम से यहाँ तिब्बत से जो नदी उद्गम होती है सतलज नदी, वो भारत में जो प्रवेश करती है सतलज नदी, वो सतलज नदी भारत में इसी दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो इस दर्रे के माध्यम से चीन के साथ जो व्यापार है, वो चीन के साथ व्यापार इसी दर्रे के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों शिप किला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, शिप किला दर्रा हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो तिब्बत के साथ कनेक्टिविटी का कार्य करता है। उसके बाद में सतलज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। और इसके साथ साथ एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, जो चाइना के साथ ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है, वो इसी दर्रे के माध्यम से किया जाता है। दर्रे का मतलब सिंपल सा होता है दोस्तों, इस प्रकार से समझ सकते हो, यहाँ भी हमारे बीच में पर्वत हो, यहाँ भी पर्वत हो, इसके बीच में जो तंग रास्ता होता है जो दो ओर के क्षेत्रों को कनेक्ट करता है उसे दर्रा कहा जाता है, पासेज कहा जाता है, या फिर ला कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। गुड इवनिंग, जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्वागत है, अभिनंदन है। सेशन को एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सभी को बताइए सेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा।
और अपने जो मैप बुक है उस मैप बुक को साथ में रखिएगा, नोट साथ साथ लिखते जाइएगा। तभी एक बार कहते हैं कि सब्जेक्ट को एक बार ऐसे पढ़िए ताकि भविष्य में कभी भी दूसरे मटेरियल की जरूरत ना पड़े। इस प्रकार से उस सब्जेक्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं हम लिपू लेक पासेज के बारे में। तो दोस्तों लिपू लेक जो पासेज है वो यहाँ से देखिए, इस मैप के जरिए यहाँ से समझ सकते हो। यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ उत्तराखंड को कनेक्ट करता है हमारा तिब्बत से। इसे जो पासेज को बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, लिपू लेक जो पासेज है वो बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो दर्रा है, इस दर्रे के माध्यम से जो कैलाश जो मानसरोवर है यहाँ की यात्रा की जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों हम मानसरोवर का द्वार या फिर गेटवे टू मानसरोवर के नाम से लिपू लेक दर्रे को जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जहां पर हम शिव किला दर्रे की बात करें, शिव किला जो दर्रा है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। वही दोस्तों लिपू लेक जो दर्रा है वो तिब्बत के साथ कनेक्टिविटी करता है, किसकी, उत्तराखंड की कनेक्टिविटी करता है तिब्बत के साथ। या फिर यूं बोले दोस्तों, हम चाइना के साथ जो कनेक्टिविटी का कार्य करता है वो कौन करता है, लिपू लेक पासेज करता है। इसका भी कार्य दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे शिव किला का, व्यापार के लिए जो चीन के साथ ट्रेड किया जाता है वो इस दर्रे के माध्यम से ट्रेड किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गेटवे टू मानसरोवर दोस्तों, मानसरोवर की, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा की जाती है वो इसी दर्रे के माध्यम से की जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे दोस्तों दो और हमारे सिक्किम के प्रमुख जो पासेज है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सिक्किम का जो पासेज है, एक आता है नाथुला, जो दोस्तों यहाँ पर स्थित है। नाथुला के जस्ट नीचे एक दूसरा दर्रा है जिसका नाम आता है जलीपला। तो दोस्तों सिक्किम को जो तिब्बत से जोड़ता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिक्किम को जो तिब्बत के साथ कनेक्टिविटी करता है इसे क्या कहा जाता है, नाथुला कहा जाता है। और दोस्तों प्राचीन जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग का मतलब होता है दोस्तों, जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें उस समय दोस्तों जो व्यापार का जो कार्य किया जाता था, व्यापार के लिए जो व्यापारी जिस रास्ते का प्रयोग किया जाते थे उसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वर्तमान में इसका जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, भारत और चीन के साथ जो व्यापार है उस व्यापार के लिए इस दर्रे का प्रयोग किया जाता है। वही दोस्तों जलीपला है, वही यहाँ नाथुला के जस्ट नीचे वाला जो पासेज है उस पासेज को कहा जाता है जलीपला। दोस्तों ये भी जो हमारा सिक्किम है उस सिक्किम को कनेक्ट करता है किसके साथ, चाइना के साथ। फिर यूं बोले हम चाइना का या फिर तिब्बत के साथ जो कनेक्टिविटी का कार्य करता है वो जलीपला करता है। और इसका भी जो प्रयोग है दोस्तों वो हमारा चीन के साथ या फिर तिब्बत के साथ जो व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है वो जलीपला का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे बीच में 4 ऐसे दर्रे पड़े थे जिनका प्रयोग व्यापार के लिए या फिर ट्रेड के लिए किया जाता है। पहला आता है शिवकिला, दूसरा आता है लिपू लेक, तीसरा आता है नाथुला और चौथा आता है दोस्तों जलीपला। इसके अलावा और काफी जो दर्रे हैं उन दर्रों के बारे में भी बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, आगे कौन कौन से दर्रे आते हैं इंपोर्टेंट, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नोट साथ साथ बनाते जाइए। बार बार मैं इस चीजों पर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हैंड रिटन मैप है, इसके माध्यम से थोड़ा सा और देखते हैं मुख्य दर्रे, जो मेन दर्रे हैं, मेन पासेस है वो कौन कौन से, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मुख्य पासेस कौन 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 से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कारगिल दर्रा है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो श्रीनगर को कनेक्ट करता है पीर पंजाल दर्रा है, बनियाल दर्रा है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे जब दोस्तों हम लघु हिमालय के बारे में बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों शिव किला जो दर्रा है वो यहाँ पर कनेक्ट करता है शिव किला दर्रा, और इसी दर्रे के माध्यम से सतलज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। ये देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर नाम आता है नीतिला और यहाँ मानाला, ये दोनों दर्रे भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। जो किसके साथ कनेक्टिविटी करते हैं दोस्तों, तिब्बत के साथ ये कनेक्टिविटी करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। लिपू लेक पासेज है ये भी हमारा किसके साथ कनेक्टिविटी करता है दोस्तों, ये उत्तराखंड की तिब्बत के साथ कनेक्टिविटी करता है। उसके बाद में दोस्तों हमारा ये नाथुला आता है, जहां से अभी हमने बात की थी प्राचीन जो रेशम मार्ग है, प्राचीन जो रेशम मार्ग है वो यहीं से गुजरता है और ये तिब्बत के साथ कनेक्टिविटी करता है। जलेबला या जलीबला के नाम से जाना जाता है, वो जस्ट सिक्किम के नीचे वाले पार्ट में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे थे दोस्तों, वो किसके दर्रे थे, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था मुख्य हिमालय का वर्ध हिमालय वाला जो पार्ट है उस वर्ध हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट ये दर्रे थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम वर्ध हिमालय के बाद में हम दोस्तों जो
हमारा मुख्य हिमालय है, मेन हिमालय, उस मेन हिमालय का जो दूसरा भाग है जिसे मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैप के जरिए, यहाँ से समझिएगा। ये जो पहला पार्ट है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से लगभग 400 जो किलोमीटर है इसकी चौड़ाई है। जैसे जैसे इधर आते हैं इनकी चौड़ाई कम होती है और दोस्तों लगभग 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। वही दोस्तों हम इसकी बात करें दूसरे वाले भाग की, इस दूसरे वाले जो लघु हिमालय वाला भाग है इसकी जो चौड़ाई है लगभग 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से दोस्तों 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मानी जाती है। उसके बाद में दोस्तों इसे हिमाचल हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों लेसर हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेसर हिमालय या लघु हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। एवरेज हाइट की बात करें दोस्तों, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो हमारे बीच में 3500 से लेके 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। हम ग्रेट हिमालय की बात करें दोस्तों, उसकी एवरेज हाइट थी पिछले जो 2-3 स्लाइड पहले की थी उसमें हमने चर्चा की थी, लगभग 6100 मीटर की जो एवरेज हाइट है वो हाइट है हमारे ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय या फिर दोस्तों हम बात करें महान हिमालय की। इसके बाद में दोस्तों मैंने बता दिया इसकी जो चौड़ाई है, हमारे मध्य हिमालय की जो चौड़ाई है लगभग 150 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर औसत इसकी क्या है दोस्तों, चौड़ाई मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो हमारा लघु हिमालय, इस लघु हिमालय को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से, या फिर हम अच्छे तरीके से बोले जो लोकल नेम से, स्थानीय नेम है, उन स्थानीय नामों से इसको जाना जाता है। वो स्थानीय नाम कौन कौन से आते हैं इसके बारे में देखिए दोस्तों। तो प्रमुख स्थानीय नामों में सबसे पहले इसका जो विस्तार है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में दोस्तों इसे पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दोस्तों इसे पीर पंजाल श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है, जो मुख्य रूप से हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में इसका विस्तार माना जाता है। उसके बाद में दूसरा जो लोकल नेम है हिमाचल प्रदेश में से धौलाधर के नाम से इसको जाना जाता है। मैप में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो क्षेत्र है इसे धौलाधर के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धौलाधर के बाद में जो तीसरे है इसका लोकल श्रेणी है उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसको दोस्तों दो नाम से जाना जाता है, मसूरी, जहाँ पे दोस्तों यूपीएससी की जो ट्रेनिंग होती है मसूरी, उसके बाद में नाग टिब्बा के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। ये है हमारा उत्तराखंड वाला भाग। उत्तराखंड के बाद में दोस्तों नेपाल हिमालय है, या फिर जो हिमालय जो हमारा लघु हिमालय, उस लघु हिमालय का जो नेपाल में विस्तार है, इस नेपाल वाले क्षेत्र में दोस्तों इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमारा सिक्किम वाला जो क्षेत्र है इसमें ढोकिया श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। और जो भूटान है उस भूटान में दोस्तों इसे ब्लैक माउंटेन के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय को अलग अलग स्थानीय नामों से इसको जाना जाता है। ये हमारे जो स्थानीय नाम थे, लोकल नेम्स थे दोस्तों, इसे अच्छे तरीके से बोले तो लोकल नेम के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी आसानी रहेगी आपको समझने में। तो दोस्तों जैसे कि मैप में आपको बड़े अच्छी तरीके से नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला भाग ट्रांस था, उसके बाद में इसके जस्ट ऊपर है वो है ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय के बाद में जो नीचे वाला भाग है इसे ही कहा जाता है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के दोस्तों जो स्थानीय नाम थे उस स्थानीय नामों के बारे में हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके स्थानीय हिमालयों के बारे में, स्थानीय नामों के बाद में हम बात करें। यहाँ पर अलग अलग जो घाटियां स्थित है और घाटियों के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो अलग अलग दर्रे स्थित है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, साथ साथ समझते रहिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करते हैं यहाँ के जो इम्पोर्टेंट पासेज है, जो दर्रे हैं, वो दर्रे कौन कौन से हैं। इस लघु हिमालय के दो प्रमुख दर्रे आते हैं, जिसमें एक तो दर्रा आता है बैनियाल दर्रा और दूसरा दर्रा आता है दोस्तों पीर पंजाल दर्रा। चलिए एक एक दर्रे के बारे में समझते हैं, किस प्रकार से किसको कनेक्ट करता है इसके बारे में समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए बनिहाल दर्रा है, वो हमारा श्रीनगर है, उस श्रीनगर को जम्मू के साथ कनेक्ट करता है। ये दोस्तों ये हमारा है, इसको इसके साथ कनेक्ट करने का जो कार्य करता है वो है हमारा बैनिहाल दर्रा। और दोस्तों ये जो नेशनल हाईवे, ये जो नेशनल हाईवे 1A है वो 1A यहीं से गुजरता है। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में जब जोजिला दर्रे के बारे में बात की थी तब हमने बात की थी नेशनल हाईवे 1D है, वो 1D दोस्तों कहाँ से गुजरता है, श्रीनगर को लेह के साथ जो कनेक्ट करता है वहां पे दोस्तों कौन सा था, नेशनल हाईवे 1D था, साथ साथ याद करते जाइएगा। वही दोस्तों जम्मू के साथ कनेक्टिविटी करता है श्रीनगर का, वो है हमारा नेशनल हाईवे 1A, याद रखिएगा दोस्तों। जो किसके साथ कनेक्ट करता है दोस्तों,
जम्मू कश्मीर को श्रीनगर के साथ कनेक्टिंग करता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके का जो मतलब है दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है इसे पीओके कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है उसे पाक अधिकृत कश्मीर या फिर दोस्तों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा जैसे कि पिछले मैप में भी हमने बात की थी, तो पीर पंजाल जो दर्रा है दोस्तों वो किसको किससे कनेक्ट करता है, जो कश्मीर है उस कश्मीर को दोस्तों हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी करता है। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा क्षेत्र है इसे बोला जाता है कश्मीर या फिर श्रीनगर वाला क्षेत्र, इसको इस पीओके वाले क्षेत्र के साथ जो कनेक्ट करता है इस दर्रे को बोलते हैं पीर पंजाल दर्रे के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों ये भी दर्रा है वो क्या थे या फिर जाना जाता है घुसपैठिए क्षेत्रों के लिए, जहां से दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है वहां पर पाकिस्तान के जो घुसपैठी है वो प्रवेश करते हैं और इस क्षेत्र में जो आतंकवाद या फिर घुसपैठ जो मचाते हैं वो घुसपैठ इसी दर्रे के माध्यम से आकर जो पाकिस्तान के जो घुसपैठिए हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि आपको चीजें बड़े आसानी से समझ में आ सके। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप अगले टाइम या नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो तब आपको लगे कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहे, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वापस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारी श्रेणी है इस श्रेणी के और जो हमारे मान हिमालय वाला जो क्षेत्र है उस मान हिमालय वाले क्षेत्र के बीच में कुछ प्रमुख घाटियां स्थित है। विख्यात जो घाटियां उस घाटियों के नाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो ऊपर वाला जो भाग है उस ऊपर वाले भाग में मान हिमालय वाले क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, ये है ग्रेट हिमालय और ग्रेट हिमालय के बाद में जो हमारे लघु हिमालय, उस लघु हिमालय यहाँ जो दक्षिण वाला क्षेत्र है लघु हिमालय, इन दोनों के बीच में दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में जो कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उसके बाद में दोस्तों उत्तराखंड है और नेपाल है, उन क्षेत्रों में अलग अलग जो घाटियां स्थित है इन घाटियों को दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बारे में देखिए, जो ग्रेट हिमालय है यहाँ पे उत्तर में देखिए दोस्तों, ये है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय और जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है ये है हमारा जम्मू कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बीच में जो घाटी स्थित है इस घाटी को दोस्तों कश्मीर घाटी या फिर कश्मीर वैली के नाम से जाना जाता है, यहाँ से समझ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों ग्रेट हिमालय के बीच में और धौलाधर, दोस्तों ये जो धौलाधर है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में, पहले हमने देखा था स्थानीय नाम या लोकल नेम से उसके बारे में हमने देखा था। तो धौलाधर के बीच में जो घाटी स्थित है उसे कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे जस्ट नीचे स्थित है। उसके बाद में ग्रेट हिमालय दोस्तों जो महान हिमालय है उस महान हिमालय और मसूरी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इन दोनों के बीच में जो घाटी स्थित है दोस्तों उसे कांगड़ा घाटी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों लगभग 500 करोड़ बार दोस्तों ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन सी घाटी किस हिमालयन क्षेत्र के बीच में स्थित है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को नोट्स के माध्यम से याद करते जाइएगा दोस्तों, अक्सर ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेट हिमालय और महाभारत जो हिमालय है नेपाल वाला उसके बीच में जो घाटी स्थित है इस घाटी को काठमांडू घाटी के नाम से जाना जाता है। और क्लियर आप दोस्तों अगली स्लाइड के माध्यम से और क्लियर तरीके से आप समझ सकते हो। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगी। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। जो भी मेरे साथ कनेक्ट है साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। इस स्लाइड से एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा उत्तर वाला जो भाग है वो है ग्रेट हिमालय और दोस्तों ये जो नीचे वाला है वो है पीर पंजाल। इसके बीच वाला जो भाग है इसे क्या बोला जाता है, कश्मीर वैली या फिर कश्मीर घाटी के नाम से इसको जाना। घाटी दोस्तों क्या होता है, दो और के जो पर्वत श्रृंखला है इस पर्वत श्रृंखला के जो बीच में अंदर धसा हुआ जो भाग है उस अंदर धसे हुए भाग को घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इधर नीचे वाले जो कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है और काठमांडू घाटी है वो स्थित है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो लघु हिमालय, इस लघु हिमालय की कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं या फिर यहाँ पर जो दोस्तों इस हिमालयन श्रेणी के जब निर्माण के समय नदियों के द्वारा अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ था और उन अस्थायी झीलों के द्वारा दोस्तों बाद में नदियों के द्वारा जो अवसाद, अवसाद का मतलब होता है दोस्तों
जो मिट्टी होती है, नदियां बहती है, तो नदियों के जो तल है, उस तल में दोस्तों जो मलबा है या फिर जो अवसाद है या फिर जो गाद है या फिर जो गारा है, उसको साथ में लेके आती है कंकर पत्थर को। उस अवसाद के कारण दोस्तों यहाँ की जो अस्थायी झीलें हैं वो स्थायी झीलें ढक गई और एक समतल सतह का निर्माण हो गया, समतल मैदान का निर्माण हो गया दोस्तों। उसी क्षेत्र को करेवा के नाम से जाना गया था। और दोस्तों वर्तमान में ये जो करेवा वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों इसे वर्तमान में केसर और चावल की जो खेती है उस खेती के लिए इसको जाना जाता है। बहुत ज्यादा उपजाऊ इस क्षेत्र को माना जाता है। तो अक्सर दोस्तों पूछा जा सकता है करेवा किससे संबंधित है, तो करेवा किससे संबंधित है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण के दौरान जो हमारा कश्मीर वैली है उस कश्मीर वैली में जो अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ, उस अस्थायी झीलों में समय के साथ दोस्तों जमा अवसाद के कारण जो समतल क्षेत्र बन गया और जो झीलें हैं वो झीलें लुप्त हो गई, विलुप्त हो गई। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, करेवा अवसाद कहलाता है दोस्तों। इसी अवसाद या निक्षेपण क्षेत्र से जो मिट्टी है उस मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो उत्पादकता बढ़ गई है। और दोस्तों वर्तमान में दोस्तों इसमें जो हमारे केसर है उस केसर की और चावल की, राइस की जो खेती है वो की जाती है। यहाँ के जो बगीचे है उसको यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो दोस्तों, किस प्रकार के यहाँ पर जो केसर की खेती है वो केसर की खेती की जाती है। तो करेवा क्षेत्र है, बेसिकली क्या हुआ था दोस्तों, जो हमारा ग्रेट हिमालय, उस ग्रेट हिमालय के नीचे ये जो पीर पंजाल श्रेणी है उस पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण के समय दोस्तों यहाँ पर कुछ अस्थायी झीलें, अस्थायी झीलें का मतलब है दोस्तों कुछ खड्डे हैं, अलग अलग जो बड़े बड़े खड्डे थे उन खड्डों में जल भर गया। और जल भरने के कारण यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, झीलों का निर्माण हुआ। और समय के साथ यहाँ पे अलग अलग नदियों के कारण या फिर अलग अलग जो पानी का बहाव है उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर अवसाद का जो निक्षेप हुआ, और उस अवसाद के निक्षेप की वजह से दोस्तों यहाँ पर समतल या प्लेन जो मैदान है उस मैदान का निर्माण हो गया। और इसी मैदानों में जो अवसाद है उस अवसाद को करेवा अवसाद के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो खेती होती है दोस्तों वो केसर और चावल की खेती की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों घास के मैदान के बारे में। यहाँ देखिए दोस्तों फिर एक इंपॉर्टेंट बात आती है घास के मैदान। इस क्षेत्र में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में स्थानीय भाषा में मर्ग कहा जाता है। वही दोस्तों हमारा उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड में बुग्याल या पयाला के नाम से जाना जाता है। अब इस घास के मैदानों के बारे में विशेषता देखिए। ये जो दोस्तों हमारा उत्तर है जो भारत है इसमें यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर और ये है उत्तराखंड। यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा लघु श्रेणी है इस लघु श्रेणी की पीर पंजाल जो श्रेणी है इस श्रेणी में दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारा उच्च अक्षांश की बात करें तो उस अक्षांश में जैसा कि मैंने पहले और दूसरे वीडियो में भी बताया था दोस्तों, यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर जो सनलाइट है, सूर्य का ताप है सबसे अधिक पड़ता है। तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उसके साथ 23.5 से 66 डिग्री के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कहने का मतलब उष्ण और शीत दोनों प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो शीत ऋतु में थोड़ा सा ज्यादा सर्दी पाई जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो जलवायु है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और इस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो मैदान का निर्माण होता है उस मैदानों को स्थानीय भाषा में कश्मीर में मृग कहा जाता है। वही दोस्तों उत्तराखंड में बुग्याल या पयाला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ये जो घास के मैदान है दोस्तों सर्दियों के अंतर्गत तो क्या होता है, जब सर्दी पड़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों कम होता है। और कम टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बर्फ है वो बर्फ जम जाती है। और बर्फ के जमने की वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, घाटी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। फिर दोस्तों जब भी गर्मियाँ आती है उस गर्मियों वाले क्षेत्र में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो दोस्तों ऊपर वाला जो भाग है, जो हमारे जो पर्वत वाला चोटी वाला जो भाग है वो फिर से हरा भरा हो जाता है। ताप बढ़ने से दोस्तों जो बर्फ है वो पिघल जाती है। और दोस्तों यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, एक जाति आती है दोस्तों बगरवाल जाति है, जो भैंस पालन या पशुपालन का जो कार्य करती है वो जाति यहाँ पर क्या करती है, पशुओं के चारण का कार्य करती है। तो ये थे दोस्तों घास के मैदान। यहाँ देखिए ऋतु प्रवास, इसी टॉपिक से कनेक्टेड है हमारा टॉपिक ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब होता है दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जैसे ही जो वैली जो घाटी वाला क्षेत्र है, ये नीचे वाला जो क्षेत्र है इसे घाटी वाला क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा वाला क्षेत्र है ये है पर्वतीय क्षेत्र। इस पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर होता है अधिक, तो बर्फ जम जाती है।
सर्दियों के क्षेत्र में यहाँ पर जो जाति है, गुजर बगरवाल जो जाति है, वो आ जाती है घाटी क्षेत्र में। और गर्मियों के क्षेत्र में दिनों में दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ की जो बर्फ है वो पिघल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, खाने पीने के जो स्रोत है वो वापस पनप जाते हैं। तो खाने पीने की चीजों के लिए या फिर पशुओं के चारण के लिए ये जो गुजर बगरवाल जाती है पुणे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आवागमन होता है, प्लाइन जो किया जाता है, इसी प्लाइन को क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास के नाम से इसको जाना जाता है। और ये मुख्यतः जो प्लाइन करती है उस जाति को कहा जाता है गुर्जर और बगरवाल जाति कहा जाता है। और ये दोस्तों अपने पशुओं के लिए चारे और पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर आवागमन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ आज के सेशन में जो हमने बात की थी आपके बीच में कंप्लीट, जो हमने हमारे जो श्रेणी है उस श्रेणी के बारे में बात कर ली, लघु श्रेणी के बारे में। उसके बाद में कल के सेशन में दोस्तों हम कंप्लीट जो आगे वाला का पोर्शन है उस आगे के पोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ थोड़े से ये देख लीजिए, हमारे प्रमुख जो पर्यटन क्षेत्र है इसी श्रेणी में, लघु श्रेणी में, उसके नाम क्या क्या है। तो ये दोस्तों शिमला, मनाली, ये जो शिमला है, मनाली है, नैनीताल है, धर्मशाला है, मसूरी है, कुल्लू है। ये जो प्रमुख जो दर्शनीय या पर्यटनीय पर्यटन के जो क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है, लघु श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। इसके बाद में शिवालिक जो श्रेणी है, इस शिवालिक श्रेणी के बारे में दोस्तों हम कल के सेशन में चर्चा करेंगे। आज के सेशन के लिए बस इतना ही दोस्तों। सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल के सेशन में दोस्तों इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट पीडीएफ के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोस्तों, आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। मेरे को मैसेज करके आप अपना नाम और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ से भी आप पीडीएफ ले सकते हो। और अनअकैडमी पर दोस्तों डेली मेरी क्लास होती है 12 बजे, वहां से भी आप मेरी क्लास को एक्सेस कर सकते हो। फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे कोर्स के बारे में बताइए, किस प्रकार का कोर्स लगता है। इस प्रकार से आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइए किस प्रकार को आपको मेरा कोर्स लगता है। चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू जो भी मेरे साथ कनेक्टेड थे। अपने नोट्स अच्छे से बनाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।